क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है क्या, पता करो। नो सर। नहीं हुआ? 10 क्वेश्चन ऑन कर दीजिएगा। That is an object of mass 40 kg is raised to a height of 5 meter above the ground. What is its potential energy? अगर mass of 5 meter, बात मत करो, mass of 40 kg, 40 kg को मैंने कितना ऊपर उठा लिया? How much high it is raised? That it is raised 5 meter above the ground. तो 5 मीटर एबव मैंने इसको उठा लिया। तो पूछा जा रहा है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी को ईपी लिखा करो, कुछ लोग सिंबल गलत लिख रहे हैं। इट इज mgh, इसका फॉर्मूला दैट इज 40 kg, जी की वैल्यू नहीं दी है तो 9.8 लीजिए और हाइट 5 ले लीजिए, 5 से मल्टीप्लाई करो 49, 49 कैसे मल्टीप्लाई करो तो 4 9 या 36, 4 4 जा 16, 1960 जूल। तो इस हाइट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? इस पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, इसके उच्चतम बिंदु पर इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? हाईएस्ट पॉइंट। अब देखो when it is halfway down, halfway का मतलब कितना होता है कि 2.5 मीटर, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? halfway का मतलब है 2.5 मीटर। यहाँ पूछ रहा है कि ईपी कितनी होगी, तो अब 2.5 पे निकाल लो, तो लिखिए हाफ वे डाउन। इस पॉइंट को तुम ए बोल दो और इस पॉइंट को इस समय बी बोल दो, ऐसा बोल, तो बी निकालो हाफ वे डाउन। तो पीपी कितनी होगी? एट बी निकालना। अब निकालिए एम जी एच, लेकिन एच कितना रखोगे? एच बाई 2 कर देना, एच ना रखना। क्या लिखोगे? क्योंकि आधा रस्ते पर है। एम कितना है? 40, जी 9.8 और एच कितना है? 5/2 कितना होगा? दैट इज 2.5। तो मैं इसको 2.5 ना लिख के इससे इसको कट कर दे रहा हूँ, तो 20 हुआ। तो 20 इंटू 49, तो ये कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करो, 980 जूल। हाफ वे डाउन इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? 980 जूल। अब एक और काम करो, ये मुझे बताओ बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जो ईएम होगा एट ए पर वही मैकेनिकल एनर्जी होगी क्या बी पर भी? लॉ क्या कहता है कि चाहे ए पे हो चाहे बी पे हो, चाहे सबसे नीचे, सब जगह एक ही रहेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट प्योरली अंडर किस में है? कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, ए पर इसकी टोटल एनर्जी क्या थी? एक तो ई के थी और साथ में क्या थी? ई एम। और यहाँ भी ऐसे ही होगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। बताओ जब सबसे ऊपर है तो क्या ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पर है? तो वहां पर रेस्ट पर होगा, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम इंटू 0² और अभी पोटेंशियल तुमने कितनी निकाली बताओ? पोटेंशियल कितनी आई आप देखो ए पे, एट ए पे, तो पोटेंशियल एनर्जी इतनी, और यहीं पे काइनेटिक भी निकाल दो तो कितनी होती है? हाफ एम यू स्क्वायर 0²। मास रखना हो रख लो, मास कितना है? 40 इंटू 0², तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे इतना करने की जरूरत नहीं है, यहाँ सीधा क्या रख दो 0। और ईपी कितना था बताओ वहाँ? 1960। अच्छा, यहाँ पे देखो पीके हमें पता करना है और ईपी कितना है? 980। आधे रास्ते पे ईपी कितना है? अभी पूरा नीचे थोड़ी ना गया, आधे रास्ते पे तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, इतनी आई कि नहीं? तो ए पे जो मैकेनिकल एनर्जी क्या वही बी पे भी होगी? मैकेनिकल एनर्जी तो सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, सही है। अब बताओ ई के की वैल्यू निकालो, इसको इधर कर दो,
दैट इज पीके कितना हो गया 1960 और माइनस 980, तो ईके कितना हो गया 980 जूल। तो अब वहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई। तुम्हें ऐसा नहीं करना है तो तुम्हारे लिए दूसरा भी तरीका, इतना काम तुमने कर लिया, अब उस ये करो और ये करो और फिर लिखो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। जितना उसमें लॉस होगा वो दूसरे में बदल जाएगी। ये ज्यादा आसान तरीका है। गेन इन काइनेटिक एनर्जी, तो लॉस कितने का हुआ बताओ 1960 था और अब कितना रह गया, तो यही गेन इन काइनेटिक एनर्जी है और सीधा 980 जूल लिख दो। तो तुमको ये करना है, तुम पूरा स्टैंडर्ड मेथड चाहते हो तो ये लगाओ, नहीं तो ये भी वैलिड है फुल मार्क्स के साथ। भाई जितने का इसमें लॉस हुआ वो सब कहाँ गई, जरूर काइनेटिक में बदली होगी, तो जितना इसमें लॉस उतना उसका गेन। बोलो सही कि नहीं, कितने का लॉस हुआ सिंपली सब्ट्रैक्ट करो। तो पूछा कहाँ गई एनर्जी, तो कह देना लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इट इज इक्वल्स टू गेन इन लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक। बोलो बात समझ में आ गई। ये करो चाहिए करो दोनों इक्वल, ये पहले करवाया है, चाहे ये मेथड लगा दो या ये लगा दो। आप बोलो आरिश कुछ पूछना है कि समझ में आ गई बात। सर हाँ बोलो सर, ये जो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैकेनिकल इसके नीचे का समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया तो फिर समझिए। कहने का मतलब है कि ए पे जो एनर्जी है, एनर्जी एट ए वही क्या है एनर्जी एट बी। ए पे इसकी टोटल एनर्जी कितनी बताओ, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक है 0 और पोटेंशियल कितनी है दैट इज इक्वल्स टू 1960। अब यहाँ भी 2 होगी, हमें काइनेटिक तो पता नहीं, बीच में वो चल भी रहा होगा। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ नीचे गिरता हुआ आएगा तो क्या इसके पास कोई स्पीड नहीं होगी, नीचे गिर रहा है ना ये। यस सर। तो गिरते समय अब इसके पास तो काइनेटिक एनर्जी भी जन्म ले चुकी होगी। हाँ पोटेंशियल आपने निकाल ली, पोटेंशियल कितनी निकाली बताओ 980। तो अब के निकाल दोगे क्या, के कितना होगा 1960 माइनस 980, ये कर दो। बोल समझ में आ गया। यस सर। वहां भी दोनों 0, वहां पे था ही नहीं काइनेटिक एनर्जी, तो क्या लिखें, ऊपर तो छोड़ रहे हैं जस्ट, लेकिन यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट अब गिर रहा है तो स्पीड भी है उसके पास, तो वो निकाल लो और इसमें लॉस। सही है, चलो सर। हाँ इसमें 9.8 के अलावा हम वैल्यू 10 भी तो ले सकते 10 दिया रहेगा तो ही लेना, क्योंकि 10 एक एब्रेटेड वैल्यू है, दैट इज इरोनियस, उसमें एरर है, 0.2 की एरर है ना। पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है टेक्स्ट बुक में वो 10 से ही लिया। 10 से तो बुक के एक्सरसाइज के शुरू में दिया है क्या कि जी 10 लेना है, आप मत लो, वो गलत बात हो जाएगी अभी, क्योंकि आपको सब 11, 12, 9, 10 में सब जगह 9.8 लेना, क्यों गलत आदत डालो, होने दो आंसर। 9.8 कौन गलत करेगा, 10 गलत करने वाले 10 हैं, 9.8 कोई गलत करके कहीं दिखाए, कर पाएगा, सही को कोई गलत नहीं कर सकता। और तुम 10 लोगे, 4 टीचर सही करेंगे, 4 गलत कर देंगे, तो हम सही क्यों ना लें, नहीं, क्योंकि एक होती है 9.79 है, वो कहाँ पर इक्वेटर पर 9.81 का है 4, तो दोनों के मीन लिया मैंने तभी तो 9.8 आया। ठीक है, ये तो तुम्हें मालूम है ना कि बोलो यहाँ पे कितनी है 9.81 है जी की वैल्यू, और यहाँ कितनी है, अब दोनों का मीन क्या हो गया बताओ। ठीक है, दैट इज 9. एक और चीज समझ लो, अब की बार तुम्हारी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया था, ज्यादातर लोगों ने गलत कर दिया था, चाहे नीचे जाए यहाँ से और चाहे ऊपर जाए जी डिक्रीजेस, नीचे जाने पर ऑन गोइंग डाउन, यहाँ गड्ढा खोद दो तो भी ऑन गोइंग डाउन, एच नीचे गया वो तो भी जी घटेगा, ऑन गोइंग डाउन जी क्या होगा डिक्रीजेस, और ऑन गोइंग अप जी क्या होगा जी डिक्रीजेस। आ गया था एक बार क्वेश्चन, वैसे है ही 11th का क्वेश्चन, वहां इसका डिरेक्शन है, पर लिख लो क्योंकि आया था इस बार। नहीं 10 होने दो, आप 9.8 सीखो, क्वेश्चन में दिया नहीं तो मैं क्यों लूँ, ऐसे कैसे ले लें, अपनी हैबिट थोड़ी बतानी है, हर क्वेश्चन में अपना पॉलिसी बदलो, क्यों बदलेंगे,
बुक में सारे एग्जाम्पल में भी यही कर रहा है, नहीं दी रहती तो 9.8 लेता है कि नहीं, जब देता है तभी तो 10 लेता है। पूरे ग्रेविटेशन चैप्टर में यही किया है। अब एक क्वेश्चन के हम नियम क्यों बताएं, नहीं, इससे फिर अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है, नहीं हम यही करेंगे, वो सही है। 10 इरर के साथ है, उसमें 0.2 की इरर है, तो वो नहीं लेना चाहिए। अब आगे देखो, What is the work done by force of gravity? अगर मान लो, बताओ एक बार और देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में अर्थ के चारों ओर एक सैटेलाइट घूम रहा है, तो ये जो सैटेलाइट इसके चारों तरफ घूम रहा है, नाउ अर्थ इसे अपनी ओर खींच रहा हूं, लेकिन नजदीक ये कैसा जा रहा है बताओ, या परपेंडिकुलर जा रहा है। तो अब that is gravitational force is perpendicular to its displacement, so earth is not exerting any force on satellite. जब भी force और displacement, इसको displacement बोलो, इसको S बोलो, तो force is perpendicular to displacement, so gravity is not exerting and doing any work on satellite. देखो एस सर ऐसे भी तो लिख सकते हैं वर्क डन बाय इक्वल टू 0। हाँ वो लिख देंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, इसके परपेंडिकुलर है तो इसकी वजह से सो वर्क डन क्या होगा, 0 बाय अर्थ ऑन सैटेलाइट इज 0, वो तो लिखा ही है, जस्टिफाई भी बोल रहा है ना, इसी तो जस्टिफाई कर रहे हैं। कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट, डिस्कस द क्वेश्चन विद योर फ्रेंड। मान लो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, फोर्स न लगे और डिस्प्लेसमेंट होता रहे, आशीष कभी ऐसा हो सकता है, फोर्स न लगा किसी चीज में, हो सकता है इसमें, करेक्ट, हाँ बोलो, तो ही ताकि इंटरस्टिशियल, इन्होंने भी कहा इंटरस्टिशियल स्पेस पर, दैट इज एक इंटरस्टेल, मतलब जहां पर कोई भी ना हो, इन एब्सेंस ऑफ, है ना, कहां पर, दैट इज इंटरस्टेलर स्पेस में ना, ऐसे लिख दो, इन एब्सेंस ऑफ एनी प्लैनेट और स्टार्स, किसी कुछ भी ना हो या कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट हो, तो क्या हो, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग देन इट कीप ऑन मूविंग। बोलो स्पेस में हो, फ्री स्पेस में, वहाँ उस पर कोई ग्रेविटी नहीं लगेगी, कोई फोर्स भी नहीं लगेगा, अब वो मूव करता रहेगा टिल इटर्निटी, कब तक मूव करता रहेगा, अनंत काल तक, इन सेम डायरेक्शन विद यूनिफॉर्म स्पीड, एक ही स्पीड से एक ही डायरेक्शन में इटर्निटी तक वो चलता ही रहे। फोर्स कौन लगा रहा है, कोई लगा रहा है, लेकिन रोकेगा भी कौन, क्या वहाँ फ्रिक्शन है, क्या रुकेगा ही नहीं। तो लिखो, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन इंटरस्टेलर स्पेस वेयर नो, वहां पर कोई भी सेलेस्टियल बॉडी, वेयर देयर इज, कोई भी आकाशीय पिंड ना हो, देयर इज नो सेलेस्टियल बॉडी, ऑब्जेक्ट मूविंग, ऑब्जेक्ट कीप ऑन मूविंग, मूविंग ऑब्जेक्ट कीप्स ऑन मूविंग, वो लगातार चलता रहेगा विथ सेम स्पीड in same direction till eternity, ठीक है, in absence of any force, वहाँ कौन फोर्स लगा रहा है, अगला क्वेश्चन, a person holds
अ बंडल ऑफ हे, एक भूसे का गट्ठर एक आदमी अपने सर पे रखकर खड़ा हुआ है, तो ये तुमको बताना है कि क्या वो कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चीज पूछी गई है। ना अगर ऐसे बहुत आधे घंटे तक खड़ा रहेगा तो क्या काम होगा कि नहीं होगा? सो नो, एज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, सो नो वर्क इज डन। इसलिए कोई काम नहीं होगा। तो वो क्यों थक गया पर्सन? गेट टायर्ड ड्यू टू मस्कुलर एक्सर्शंस, मसल को एक ही पोजीशन में रखने पे क्या होगा, मसल्स में एक स्ट्रेन आ जाए और स्ट्रेस आ जाता है, उसकी वजह से थक जाता है। सो ही इज टायर्ड ड्यू टू मस्कुलर एक्सर्शन। वो मस्कुलर में उसके क्या हो रहा है, एक तरीके का एक्सर्शन हो रहा है, एक ही पोजीशन में वो रख रहा है, उसमें भी बॉडी काम करती है। हीटर इज रेटेड 1500 वाट, अगर एक हीटर को 1 घंटा जलाया जाए या 10 घंटे जलाया जाए, कह रहे हैं 10 घंटे जला हीटर, तो बताओ कितनी बिजली खर्च हो गई, इलेक्ट्रिकल यूनिट कंज्यूम्स कितनी हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। Now, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम का फार्मूला क्या है और क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? दैट इज पावर 1500 वाट और टाइम, रनिंग टाइम 10 आवर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की किलोवाट आवर होती है या फिर यूनिट्स, इट इज पावर इनटू टाइम। ये बात ये कल हम लोगों ने सीख लिया था ना कि पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। एक क्वेश्चन में नहीं था कि 1000 वाट है 10 सेकंड चला है तो 100 वाट का था, वही चीज तो हमने उल्टा कर दिया, ये इधर लिख लिया वर्क डन, वर्क डन इज पावर इनटू टाइम। पावर क्या होता है बता, वर्क डन अपॉन टाइम, तो वर्क डन क्या हुआ, पावर इनटू टाइम। तो वर्क डन होगा जो भाई ये पंखा कितना काम करेगा, जितना वहां से बिजली लेगा अपनी मर्जी से थोड़ी कर देगा, तो इसने कितना काम किया, व्हाट इज द वर्क डन बाय फैन, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, जितना बिजली लेगा उतना करेगा। तो वही चीज है, इसकी जगह में क्या लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, लेकिन इन इसको तुम्हें किलोवाट में लेना पड़ेगा और इसको आवर, यहाँ वाट में लिया तभी तो किलोवाट आवर आएगी। तो अब इसे किलोवाट में कैसे बदलोगे, इन किलोवाट, और इसको किस में लोगे, इन आवर। किलोवाट में बदलो इसको, किससे डिवाइड करो कि किलोवाट में बदल जाए। अब ये किलोवाट हो गए 1.5 के छोटा लिखा जाए ना, 1.5 किलोवाट और कितने घंटे चली, तो ये 15 किलोवाट आवर या फिर 15 यूनिट्स ऐसे लिखा जाए। 15th क्वेश्चन देखें, इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर मान लीजिए एक पेंडुलम है और पेंडुलम यहां से यहां गया और यहां से यहां गया, तो कह रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको सिंपल पेंडुलम कहते हैं। तो इसके लिए तुमको बताना होगा कि कैसे इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो हो रहा है। मैं इसको एक तरफ करके छोड़ दूं तो ये क्या होगा, ये दोनों तरफ जा रहा है,
तो इसमें वो पूछ रहा है कि कैसे इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो हो रहा है। तुमको मालूम है, बताओ अन्वी, जब ये यहाँ है तब इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है कि जब इसकी मीन पोजीशन है। ये इसको मीन पोजीशन कहते हैं जहाँ पे लास्ट में आके रुकेगा। इसको इसकी मोस्ट स्टेबल पोजीशन भी कहते हैं, इसको इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं, और इसी को इसकी साम्यावस्था भी कहते हैं। जिस अवस्था में ये अंत में आके रुकेगा सरल लोलक, ये उसकी मध्यमान अवस्था है। इट इज द मीन पोजीशन। कैसा है? अब जब मैं यहाँ से छोड़ रहा हूँ अन्वी, तो तुम बताओ यहाँ काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है कि मीन पोजीशन पर? कहाँ पे? मीन पे। कहाँ पे? वहाँ तो रुक रहा है, वहाँ तुम्हें कैसे ज्यादा लग रही? तुम्हें यहाँ ज्यादा लग रही। यहाँ तो मोमेंटली रुक के लौट रहा है। कहाँ ज्यादा है? बॉल अगर ऊपर जाए तो क्या सबसे ऊपर में आके जब लौटे तो वहाँ काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। तो इसी तरीके से इसमें भी है। तो यहाँ से जब ये इधर जाएगा तो लौटते समय क्या जीरो नहीं होगी? मैक्सिमम कहाँ पे बताओ? और कहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है? अच्छा, वहाँ तो हाईएस्ट था, वहाँ जीरो क्यों बोले? यहाँ तो इतनी सारे, वही काम तो करेगा, वही तो बदलेगी। क्या तुम्हें यहाँ जीरो लग रही? इसको तो मैंने हाइट पे पकड़ा है। यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है प्रभा? हाईएस्ट। और जीरो फिर कहाँ है? मीन पोजीशन। यहाँ पे मीन पे जीरो है पोटेंशियल एनर्जी। सबसे ज्यादा क्या है? मैक्सिमम क्या है? काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पे जीरो क्या है? काइनेटिक एनर्जी। और मैक्सिमम क्या है? बस। तो इसका मतलब ये आपस में ये एक दूसरे में बदल रही हैं और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉलो हो रहा है। अब इस चीज को समझे, फिर से समझो, अभी बता रहा हूं। देखो सोनाक्षी, मान लो तुमने इसको बेस पॉइंट मान लिया, ये क्या हाइट है इसकी? तो जहां कुछ हाइट होगी वहां तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो इसके पास यहाँ mgh होगी, लेकिन स्पीड क्या होगी बोलो? u यहाँ भी जीरो और u यहाँ पे क्या है? और यहाँ पे u क्या है? सबसे तेज भाग रहा होगा। तुम कभी झूले में झूले हो या कटोरी में झूलो? एक बड़ी कटोरी ले लो, सोचो इन कटोरी में किनारे से फिसलो। बोलो जब तुम बीच में होगे तब फिसल पट्टी पे ज्यादा रहोगे कि जब ऊपर जाओगे तब? सबसे ज्यादा स्पीड कब होगी? जब बीच में होगे तभी तो होगे ना। तो बोलो यहाँ u कहाँ मैक्सिमम है? कटोरी के बीच में। सही। तो यहाँ u क्या होगा बोलो? यहाँ से वहां कटोरी में फिसलते रहो, तो बीच में जब आओगे तो सबसे तेज रहोगे। वहां पर अगर रोहित टकरा गया अवश्य तो दोनों का सिर फूटेगा। बोलो ऊपर ऊपर किसी का नहीं फूटेगा, क्योंकि वह स्पीड ही जीरो। सही। अच्छा, अब मुझे बताओ कि इस पोजीशन पर क्या चीज मैक्सिमम है? सो एट ए एंड सी, अगर मैं इसे ए कहूं, इसे बी कहूं, इसे सी, सो एट ए एंड सी, इसको कहते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स। ठीक है। बोथ EP इज मैक्सिमम एंड EK इज जीरो, और एट B क्या है? EP इज जीरो और EK क्या है? मैक्सिमम। हाउएवर, लेकिन जो EA होगा वही EB होगा और वही क्या होगा? EC होगा। समझ में आ गई बात? A पे जो एनर्जी है, ऐसा क्यों होगा बताओ? जो A पे एनर्जी, टोटल एनर्जी, इसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। दोनों का सम। किसका किसका सम? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम। सही है। अच्छा, अगर मैं तुमसे ये कहूं मोजीद, ये 1 kg की बॉल है और ये 1 मीटर हाइट है, तो क्या आप मुझे बताएंगे इसकी सी पे टोटल एनर्जी कितनी है? बोलो आरिश, अनुष्का। झूठ। सही है, क्योंकि अब इन्होंने यहाँ पे क्या निकाल दिया? EC क्या निकाला? EK और प्लस EP, इसको जीरो रख दिया और इसको mgh लिख दिया, और इसे 1 × 9.8 × 1, तो 0 + 9.8 जूल। इतना इन्होंने मनी मन कर लिया। बोलो बात समझ आई कि नहीं? लेकिन EA की टोटल एनर्जी क्या है रोहित?
मोजिब, आप बताओ। 0. करेक्ट। अब ये भी इन्होंने मन में किया है, देखो हमने अभी बताया नहीं, लेकिन ई ए ई के और प्लस ई पी, काइनेटिक एनर्जी 0, और ये कितनी है, मास इसका 1 किलो, ये 9.8 और ये 1 9.8 जूल। या इन्होंने सोचा होगा जो एक एंड पर होगी वही दूसरे पे होगी, इसलिए भी अभी इन्होंने ऐसा कर लिया होगा, लेकिन ये इन्होंने अपने मन से किया कि जो ए किया है और वही बी की। क्या तुम अविश बताओगे बी की टोटल एनर्जी क्या है? हाँ बोलो। 9. क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का द्रव्यमान, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, यांत्रिक ऊर्जा वो बदल ही नहीं सकती। मैं कहूँ ए पे, बी पे, सी पे, डी पे, ई पे, तुम कहते हो 9.8 9.8 9.8 बोलते रहना और सो जाना बोलते बोलते, क्योंकि वो बदलने ही नहीं वाली है, हर पॉइंट पे वही है। भाई इन्होंने कैसे इतनी जल्दी बता दिया? नियम पता है तो बता दिया, ना पता होता बता पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कितनी होगी, ई बी पे, तो ई बी पे भी वही होगी 9.8 जूल। बोलो बात समझ में आ गई? लेकिन ये इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट नहीं है, हमें डेटा रखना नहीं है, तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। बस आपको लिखना इतना ही है कि इस पर मैक्सिमम है और ई के 0 और यहाँ 0। बोलो बात समझ आ गई? तो ये से चलो क्वेश्चन में क्या पूछा है एक बार फिर से देख लें। क्वेश्चन में पूछ रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, पेंडुलम के ऊपर हमने लगा दिया। व्हाई डज द बॉब इवेंचुअली कम्स टू रेस्ट? अगर तुम पूरे दिन के लिए बॉब को छोड़ दो तो क्या रेस्ट पे आ जाएगा? आ ही जाएगा। व्हाई इट कम्स टू रेस्ट? रेस्ट पे क्यों आएगा? दैट इज, जो बॉब है वो अंडर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में है, हवा में ड्रैग होता है, हवा है ना यहाँ पे, तो इसलिए उस हवा के पार्टिकल उससे एनर्जी लेते रहते हैं। तो क्या होगा कि एज सिंपल पेंडुलम, इसका नाम क्या होता है, सिंपल पेंडुलम इज अंडर एयर ड्रैग, और एयर ड्रैग क्या होता है, विच इज नॉन कंजर्वेटिव, सो देयर इज एनर्जी लॉस, इसलिए एनर्जी लॉस होता है, वो नेचर में चली जाती है, एनवायरनमेंट में चली जाती है, एंड इट कम्स इवेंचुअली एट रेस्ट। और ये रेस्ट पे आता है। अब आगे देखें, इज दिस द वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? नो, दिस इज नॉट द वायलेशन, ये वायलेशन नहीं है ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऐसा क्यों? एज यहां पर मैकेनिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इन हीट एनर्जी, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वो तो एनर्जी को बदल ही सकती, किसी से किसी में भी बदल जाए। ये दोनों मैकेनिकल एनर्जी, ये सब क्या है, एज मैकेनिकल एनर्जी is getting converted into other form of energy, as heat energy. सिक्सटीन क्वेश्चन देखो, an object of mass m is moving with constant velocity. How much work should be done on object in order to bring the object to rest? v स्पीड से मूव कर रहा है और मुझे इसे रोकना है, तो कोई काम करना पड़ेगा क्या? v स्पीड से चल रहा है, इस पे ब्रेक लगाना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्ट चल रहा है,
और अल्टीमेटली मैं इसे किस पर लाना चाहता हूं, 0 पर। तो बोलो वर्क डन का क्या फार्मूला है वर्क एनर्जी थ्योरम से? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन, दैट इज, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? इट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल और माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी में हाफ इंटू मास इंटू 0 स्क्वायर लिख दो, क्योंकि फाइनली इसका स्पीड क्या हो गया है। और बोलो इनिशियल स्पीड इसकी कितनी है, v स्क्वायर। v इनिशियल दी तो इनिशियल लिखनी पड़ेगी, जो वो सिंबल देगा वही हमें लिखना पड़ेगा, हाफ इंटू m इंटू u v स्क्वायर। अच्छा ये तो 0 हो गया और ये क्या हो गया, तो वर्क डन कितना हो गया, माइनस हाफ एम। ठीक है जी, समझ में आया बात आपको? वर्क डन क्या होगा, अगर कोई चीज के पास काइनेटिक एनर्जी है तो तुम्हें उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा उसे रोकने के लिए। काइनेटिक एनर्जी की हाफ एम स्क्वायर है, फार्मूला लगाया है हमने। फाइनल काइनेटिक एनर्जी बताओ, हाफ एम 0 स्क्वायर। इनिशियल कितनी थी, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, हाफ एम वी स्क्वायर। तो चेंज कितने का आया, इतने का आया। सो ए निगेटिव वर्क डन। और ये कौन करेगा, बोलो इंजन करेगा कि ब्रेक करेगा आविश? हाँ, ब्रेक ही रोक सकेगा। सो दिस निगेटिव वर्क इज डन बाय ब्रेक या अपोजिट फोर्स या फ्रिक्शन। या ब्रेक लगाओ, ब्रेक भी तो फ्रिक्शन ही है, वो एक ब्रेक शू होते हैं, उसको टायर को रोक लेते हैं। तो दिस वर्क इज डन बाय अपोजिंग फोर्स। किसके द्वारा करना पड़ेगा, निगेटिव वर्क डन। दिस इज निगेटिव वर्क डन। कौन करेगा पूछा नहीं गया। 17th क्वेश्चन देखिए दीपिका, 17th क्वेश्चन क्या है? जहां नहीं समझ में आता है पूछ लिया करो, कुछ भी है नहीं समझ आ रहा पूछा करो। क्योंकि फिर आधे आधे नंबर के चक्कर में तुम लोग सेकंड नंबर से रुक जाते हो फर्स्ट नंबर से, तो अच्छा नहीं है। पूछ लो, छोटी भी चीज है तो क्यों वहां गए, थोड़ा थोड़ा रह जाते। 17th क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन। एक कार जा रही है 60 की स्पीड से, उसे रोकना चाहते हो आशीष, तुम क्यों रोकना चाहते हो? 60 की स्पीड से जा रही है और इसका मास कितना है, ठीक है। सबसे हल्की मारुति सुजुकी होती, फिर और जब वैगन वैगन आर बहुत भारी होती, वो 1500 1000 से कार की शुरू होती है। हाँ, हल्की वाली है 1000 किलो की है तो सुजुकी 1000 किलो की, ये 1500 वाली भारी गाड़ियां हैं। और स्कूटर 100 किलो की होती है, साइकिल 20 किलो की होती है, 20 किलो 25 किलो। अब ये देखो, इसको तुम रोकना चाहते हो, फिर से वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ। यहाँ 0 किलोमीटर पर आवर, सबसे पहले यू को बदलो, 60 किलोमीटर पर आवर है। जब बदलोगे तो 5/18 कर देना, वो नहीं तो फिर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 3600 सेकंड, ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ मीटर पर सेकंड लिखना जरूरी है। ड्यूरिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स आर मेंशन्ड एट बोथ द प्लेसेस एट द प्लेस ऑफ इंटर कन्वर्जन। ये बिल्कुल सही नियम है, इसमें यहाँ भी लिखना पड़ेगा यूनिट, यहाँ भी लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब इसको 6 से कट करो, 10 और 3 तो कितना हो गया, अब तो नहीं कट होगा, 50/3 मीटर पर सेकंड। नाउ बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है,
कि वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको चेंज कहते हैं। डेल्टा को क्या कहते हैं? डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। और इसको लिखो के ई फाइनल और माइनस के ई इनिशियल। लेकिन फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर और माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अगर आशीष एम को कॉमन ले लिया जाए तो वी स्क्वायर माइनस। अब सिर्फ तुमको वैल्यू प्लेस करनी है आशीष, करो। 500 कितना लिखें? जो कहोगे लिख देंगे। into m कितना लिखें? कुछ लिखवा रहे हो कि एम ही लिखवाना चाहिए? जो कहोगे लिख देंगे। sir 1500 1500 आगे बोलो। sir 60 अच्छा बता दो, आप बोलो। v square वी स्क्वायर। प्रियांशु बोलो। 0 हाँ, क्योंकि उसे रोक दिया गया ना। और बोलो। 50/3 सही है। 50/3 लिख दें, स्क्वायर लिखें। अच्छा होल। तो इससे 750 आ गया। ठीक है। 52 देखो 52.5 को तुमने मौजूद 7 से कट किया। जब तुम्हारा यहाँ डेसिमल को लगाया तो 7 से कट करोगे, 7 7 या 49 और ऐसे। सही। चलो तो दैट इज 750। ब्रैकेट के अंदर क्या आया? माइनस का 50 का स्क्वायर करो। संजना बताती नहीं हो तुम एक बार में। कल भी 2 सवाल नहीं बताते। बोलो दीपिका। 250 तुम ठीक कह रहे हो। आप भी बताओ। 2500 हो पाई नहीं। सही है। 50 into 50 करोगे 2 जीरो आएंगे। अब 9 से इसको तो नहीं कट कर सकते, तुम 3 से कट करो। 3 से कट हो जाए। 3 2 जा 6 15 आया। अब इनको मल्टीप्लाई करो। ठीक है। 3 5 जा 15। 25 का 25 से मल्टीप्लाई करो। 6 to 5 के आगे 3 जीरो लगाओ और माइनस लगा के 3 कर दो। सही। 208 लिख लो पहले आप जो बोल रही हैं। 208 333 पॉइंट फिर से 3। चलो देखेंगे सही बता रहे हैं। 625 000 3 2 जा 6। देखो अभी अभी 2 उतारा है लेकिन नहीं गया। जब कोई चीज नीचे उतारने पर ना जाए तो 0 लगाते हैं। फिर नेक्स्ट डिजिट तो 3 8 जा, फिर 10 आ गया। ये वाला निकाला है। 3 3 जा, अब ये वाला ले लो। 3 3 जा, फिर ये वाला ले लीजिए। सो 3 3 जा, अब 1 बच गया तो डेसिमल लगा के 3 बार। सही है। इसका मतलब क्या हुआ? इतना निगेटिव वर्क डन। रोहित कौन करेगा ये काम? बोलो। कार रुक गई है। ये काम इंजन ने किया कि ब्रेक ने? यस। सो दिस नेगेटिव वर्क इज डन बाय ब्रेक, अप्लाइड ब्रेक। दिस नेगेटिव वर्क इज डन बाय अप्लाइड ब्रेक। अगला देखिए 18th क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में कुछ चीजें नहीं वैसे मैंने करा दिया, फिर से एक बार बता ही देता हूँ। सर पीछे आंसर पॉजिटिव पॉजिटिव में कैसे? पॉजिटिव का मतलब लिखा होगा कि निगेटिव वर्क लिखा होगा। दिखाओ क्या पॉजिटिव नहीं कहा। मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क पूछा है क्या? क्वेश्चन पढ़ो। मैग्नीट्यूड लिख रहा है क्या? नहीं, वर्क लिख रहा है तब तो निगेटिव ही है।
अभी तुमको नेट पे दिखाता हूँ। कहाँ पे है आंसर? किधर है? अब मैं नेट पे दिखा देता हूँ क्योंकि ऐसे किसी की बुक में निगेटिव है, इस सभी के में पॉजिटिव है। सर पॉजिटिव लिखा हुआ है, माइनस नहीं लिखा है। नहीं दिखा तो हम लोग नेट पे चेक कर लेते हैं। Calculate the work required to be done to stop a car of 1500 kg moving with a velocity of 60 km per hour. ये देखो, ये तो निगेटिव साइन के साथ आया, ठीक है। उन्होंने कुछ और लिया होगा बीच में, डेसिमल कर दिया, आया वही है। और भी साइड में दिखा देते हैं। ये देखो नेगेटिव में आ रहा है ना, फर्स्ट में साइड देखिए वही आएगा ही, क्योंकि स्टॉप करने में तो नेगेटिव होगा ना। और मैं तुमको एग्जैक्ट वही दिखा देता हूँ, और बुक से भी दिखा देता हूँ, बुक भी है। अच्छा, एक और चीज है, एस शाम की बुक से दिखा देता हूँ। वो इधर है क्या है कि बीच बीच में वो सब ठीक कर देंगे, बुक वाले ठीक कर देंगे। ये देखो, तो इसमें भी गड़बड़ दिया, इसमें पॉजिटिव में दिया, ये सही नहीं। वो काइनेटिक एनर्जी निकाल रहा है, काइनेटिक एनर्जी तो पूछी नहीं गई, तो काइनेटिक एनर्जी निकाल रहा है। कोई बात नहीं, आप ऐसे ही करो जैसे मैंने बताया। नेट में मैं और साइड पे दिखा दूँ बस, और कुछ ठीक है। आगे अब देखते हैं इसमें कोई थोड़ी ऐसे ही कर लीजिए, बेसिक सवाल है, गलती हो गई होगी। अगला क्वेश्चन देखें। नाउ मैग्नीट्यूड अगर आपसे पूछा जाए तो वो पॉजिटिव है। क्वेश्चन में अगर वो ये लिख देता मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क तो पॉजिटिव लिख देते, वो मैग्नीट्यूड भी नहीं लिख रहा है। जब वर्क बोला जाएगा तो वर्क तीन तरीके के हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। अब तुम रोकना चाहते हो तो तुम्हें अपोजिट काम करना पड़ेगा, और अपोजिट वर्क डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट करोगे तो निगेटिव रहेगा। स्पीड बढ़ानी होती तो पॉजिटिव होता है। हम लोग चैप्टर के शुरू से ही देख रहे हैं। अगला सवाल देखिए, डायग्राम को देखते हुए दिव्या देखिए जरा कि किसमें वर्क निगेटिव है, किसमें पॉजिटिव है, किसमें जीरो है। तो पहला केस देखो, पहले केस में ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, फोर्स तुम इधर लगा रहे हो, तो F इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, सो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क इज जीरो। और सेकंड केस में क्या है, फोर्स इज इन सेम डायरेक्शन एज डिस्प्लेसमेंट, सो फोर्स is applied and displacement takes place. In the direction. Displacement takes place in same direction, और इस वजह से W is positive. अब अगला देखो, force is applied but displacement takes place in opposite direction. So S is opposite to applied force. इसलिए so work is negative. Sony says that acceleration in an object could be zero even when several forces are acting on it. तीन में ना वर्क पूछा नहीं है, पूछा कि कितना वर्क चाहिए कि वो गाड़ी रुक जाए, ये नहीं पूछा कि कितना वर्क होगा, तो इसकी वजह से वो पॉजिटिव भी रहेगा।
वो कुछ भी हो ऐसा ही होता है क्वेश्चन, उतना ज़्यादा नहीं होता उससे, वो सब नहीं होता, बहुत रीडिंग बिटवीन द लाइंस नहीं होती। बोला वर्क रिक्वायर्ड तो बोलो पॉजिटिव या निगेटिव, बहुत ज़्यादा नहीं कि ऐसा अच्छी वैसे जो, उतना तो फिर बच्चे 9 के कर ही नहीं पाएंगे अगर बहुत टेक्निकली बताएगा। उसे मैग्नीट्यूड बोलना चाहिए था अगर पॉजिटिव चाहिए आंसर, इतना बोल देता तो बच्चे समझ जाएंगे। कोई वो ध्यान से 4 बार सवाल थोड़ी ना पढ़ेंगे, वर्क रिक्वायर्ड है तो वर्क पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता, ऐसे ही होता है। वर्क में तो निगेटिव भी आता है। चलो तो वो मैं लिख दिया हूं ना कि दिस मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन बाय ब्रेक। आप ऐसे लिख देना, ब्रेक के साथ लिख दो, अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, तुम्हारा गलत भी नहीं होगा। तुम लिख देना दिस मच वर्क इज डन बाय ब्रेक, पॉजिटिव लिख देना, कौन गलत करेगा? है वर्क निगेटिव, जब ब्रेक वर्ड लिखोगे रजिस्टिव फोर्स हो ही गया। फ्रिक्शन लिखते हो तो अपने आप माइनस साइन आ जाता है। ठीक है, अब अगला देखो, सोनी ने कहा कि एक्सीलरेशन कुड बी 0। अगर बहुत सारे फोर्स एक्ट कर रहे हो तो क्या एक्सीलरेशन नवदीप 0 हो सकता है? एक ऑब्जेक्ट है, इस पर इधर भी फोर्स लगाओ, इधर भी फोर्स लगाओ, इधर भी फोर्स लगाओ और इधर भी फोर्स लगाओ, और इस पे कोई चेंज ही ना इसकी स्पीड में, एक्सीलरेशन 0 हो सकता है? वो कब हो सकता है? आप भी बोलो, उसने बता दिया रोहित ने, आप भी करेक्ट, इन्होंने भी बता दिया, आप भी बोलो। हाँ बैलेंस, इन्होंने पूरा ही बता दिया। इफ फोर्सेस आर बैलेंस, अगर 2 न्यूटन इधर और 2 ही न्यूटन इधर है तो कैंसिल कर देंगे, और अगर 4 न्यूटन इधर और 4 न्यूटन इधर है तो भी कैंसिल हो जाएगा, और ये जिस स्पीड से चल रही है वो उसी स्पीड से चलती रहेगी। समझ में आ गई? सिर्फ तुम इंजन को इतना फोर्स लगाओ कि वो फ्रिक्शन को काउंटर कर सके, तो तुम्हारी गाड़ी एक स्पीड से चलती रहेगी, और नहीं तो फ्रिक्शन रोक देगी। फ्रिक्शन बढ़ा तो गाड़ी रुकी, और मान लो इंजन की पावर बढ़ी तो गाड़ी बढ़ी। न तुम्हें रेस देनी है न स्लो करना है, इतना ही इंजन को दो रेस कि वो सिर्फ फ्रिक्शन को बैलेंस करती रहे, तो बोलो क्या वे बैलेंस फोर्स नहीं हो जाएंगे? और इस स्थिति में क्या होगा बताइए? वो गाड़ी एक स्पीड से चलती रहेगी। यस, इफ ऑब्जेक्ट इज अंडर बैलेंस फोर्स देन it will be in uniform motion without any acceleration. फोर्स ही 0 हो गया। बोलो F1 प्लस F2 यहाँ कितना है? F1 प्लस F2 मिलके 0 है, और F3 प्लस F4 क्या है? 0, वो भी मिलके 0 है, तो इस पर नेट फोर्स किसी भी डायरेक्शन में कुछ बचा क्या? 0। सो टोटल नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट क्या है? 0। तो F नेट 0 और F क्या होता है? F नेट 0, तो बोलो F क्या ma होता है? ऐसा किस लॉ से होता है? सेकंड लॉ। और बोलो फिर A क्या हो गया? 0/m, मास को नीचे लिख दो, तो एक्सीलरेशन क्या हो गया? 0, और एक्सीलरेशन 0 हो गया। इसका मतलब है कि अगर वो रुका है तो रुका रहेगा, और चल रहा है तो उसी स्पीड से चलता रहेगा। इफ ऑब्जेक्ट इज प्योरली अंडर बैलेंस्ड फोर्स देन if it is at rest will remain at rest, if it is moving then keep on moving। यही है। देखो, if object is under balanced force तो क्या होगा? F net is 0 and so A is 0, A 0 होगा। तो उसका जस्टिफिकेशन आपको ऊपर करा दिया गया, यही कर लेना। इसमें वैल्यू डालने से भी कोई इशू नहीं, तुम डाल सकते हो, वो समझाने के लिए डाल दिया, ऐसा आप कर सकते हो। अगला देखो, आशीष से टिप्स लेते रहो तभी भला होगा रोहित, नहीं तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ये इसको ही टिप्स देता है सारी, तभी वो अमीर होता जा रहा है, इतनी टिप्स ले लेके करेगा क्या? 20th देखो, now find the energy in joules consumed in 10 hours by 4 devices। बोलो अगर 4 बल्ब जल रहे हैं यहाँ पे तो 4 टाइम्स आपकी एनर्जी कंज्यूम होगी। एक बल्ब जलाओगे या एक ट्यूबलाइट तो जितनी एनर्जी कंज्यूम होगी 4 जलाओगे 4 बनाओगे। तो ये मुझे बताइए एनर्जी कंज्यूम का क्या फार्मूला है?
बाई वन डिवाइस, पावर इंटू पावर कितनी है, आप वॉट में ही लिख लो, कोई इशू नहीं है। अब कितने घंटे चली, 10 आवर। अब अगले स्टेप में से किलोवाट में बदल लो। किलोवाट में बदलने का क्या तरीका है, 0.5 किलोवाट। क्यों, क्योंकि 1000 से डिवाइड करो किलोवाट हो जाएगी, और इंटू 10 आवर तो कितना हो गया, 5 किलोवाट आवर। ये तो एक डिवाइस है, और 4 तुमने ऐसी डिवाइस लगा दी तो क्या होगा, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 4 डिवाइस, इट इज 5 किलोवाट आवर इंटू 4, तो 20 किलोवाट आवर या फिर 20 यूनिट्स। यूनिट्स लिखोगे तो ऐसे इस पे कॉमा लगा देना। 21st क्वेश्चन देखो, ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप्स। एक ऐसे ऑब्जेक्ट गिरा और जमीन पे आने से पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ये जब इस पे गिर गया तो ये रुक ही गया, इसकी एनर्जी क्या हुई, अगर ऐसे टकराया तो नाउ जस्ट बिफोर इट्स स्टॉपिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी वाज मैक्सिमम, और आफ्टर स्टॉपिंग ये क्या था, ये मैक्सिमम है, और यहाँ जीरो हो गई। कहाँ गई वो एनर्जी, नाउ व्हेन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज अबाउट टू रीच टच द ग्राउंड, अबाउट टू टच ग्राउंड, its kinetic energy is maximum, its kinetic energy is maximum। आफ्टर हिटिंग क्या होगा बोलो, इट इज टोटली कन्वर्टेड, इसमें बदल जाएगी इनटू हीट एंड साउंड, क्योंकि आवाज भी आएगी, और फिर बार बार हैमर करो तो जमीन गर्म हो जाती है, कोई भी आयरन गर्म हो जाएगा जिस पर आप कर रहे हो, इनटू हीट एंड साउंड, इसमें बदल जाएगी। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10